मशहूर बिजनेसमैन राहुल रॉय की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत, हत्या या आत्महत्या, ये सवाल शहर के हर न्यूज़ चैनल में चल रहा था। राहुल रॉय शहर के नामी बिजनेसमैन थे। अपने परिवार के साथ वह शहर के एक हाई प्रोफाइल एरिया में रहते थे। आज उनके बंगलों के बाहर मीडिया कर्मियों की आस पड़ी ढोस वालों की और उनके चाहने वालों की भीड़ लगी हुई थी। रात का 1 बज चुका था। मीडिया वाले उनके आस पड़ी ढोस वालों और रिश्तेदारों का इंटरव्यू ले रहे थे और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वाले बंगलों में छानबीन कर रहे थे और एक एक करके बारी बारी से सब घर वालों से पूछताछ कर रहे थे। फॉरेंसिक वाले बंगलों की जांच पड़ताल कर रहे थे और बंगलों की सब जगह की तस्वीरें ले रहे थे। पुलिस कांस्टेबल सिक्योरिटी गार्ड वालों से पूछताछ कर रहे थे। बंगलों के अंदर मातम का माहौल छाया हुआ था। इंस्पेक्टर अभय सिंह राठौड़ इस केस की छानबीन कर रहे थे और सब घर वालों से पूछताछ कर रहे थे। इंस्पेक्टर अभय राहुल रॉय की पत्नी और बेटे से पूछताछ करता है कि मिस्टर रॉय की किसी से जाति दुश्मनी या बिजनेस राइवलरी या किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ था। मिस्टर रॉय का लड़डीहाका अभय को सहमे हुए बताता है कि पापा बहुत ही नेक दिल इंसान थे। भला उनकी किसी से क्या दुश्मनी होगी? हाँ, इन दिनों बिजनेस में उनके पार्टनर से अनबन रहती थी, लेकिन वह हर छोटे बड़े बिजनेस में होती रहती है। अभय बाद में दूसरे घर वालों से भी पूछताछ करता है और मिस्टर रॉय की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। मीडिया में पूरे दिन बस इस घटना के बारे में चर्चा होती रहती है। कोई कहता है कि मिस्टर रॉय ने अपने पार्टनर से तंग आकर खुदकुशी की और कुछ लोग कहते हैं कि मिस्टर रॉय की हत्या हुई है। इंस्पेक्टर अभय मिस्टर रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभय की टेबल पर आती है। अभय रिपोर्ट को देखता है। उसमें लिखा होता है कि मिस्टर रॉय की मौत पानी में डूबने से हुई थी, लेकिन डूबने से पहले उनको ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिससे वह लकवे का शिकार हो गए थे और उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, जिसकी वजह से वो पानी में डूब गए थे और उनकी मौत हो गई थी। अभय मिस्टर रॉय के बेटे रिहान से इस बारे में पूछताछ करता है कि मिस्टर रॉय को कोई मेजर बीमारी तो नहीं थी ना। रिहान बताता है कि पापा को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, लेकिन वह अपना रेगुलर चेकअप करवाते थे और उसकी दवाई भी लेते थे। अभय रिहान से पूछता है कि वह किस डॉक्टर से उसका इलाज करवाते थे। रिहान उसे बताता है कि शहर के मशहूर डॉक्टर सुनील कोहली से। डॉक्टर सुनील कोहली शहर के जाने माने डॉक्टर थे और अभय के पिताजी के दोस्त भी थे। अभय डॉक्टर कोहली से मिलने उनके हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर कोहली अभय को बताते हैं कि मिस्टर रॉय बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, लेकिन वह अपना रेगुलर इलाज करवा रहे थे। बड़ा हादसा हो गया। ये बहुत ही दुख की बात है। अभय डॉक्टर कोहली से पूछता है कि क्या कभी मिस्टर रॉय ने आपको कुछ बताया कि यह बीमारी उनको कैसे हुई? डॉक्टर कोहली उसको बताते हैं कि ज़्यादातर केस में यह सब बीमारी हाइपरटेंशन लेने की वजह से ही होती है। शायद मिस्टर रॉय को भी घर या बिजनेस का कोई टेंशन होगा। अभय पूछता है, क्या कभी मिस्टर रॉय ने आपको अपनी टेंशन के बारे में बताया था या कोई ऐसी बात का जिक्र किया था जिससे उसको टेंशन हुआ था? डॉक्टर कोहली जवाब देते हैं, नहीं, वैसे भी मिस्टर रॉय बहुत की कम बात करते थे, अपना चेकअप कराकर निकल जाते थे। अभय डॉक्टर से पूछता है कि क्या कभी आपको उनकी बीमारी के सिम्पटम्स नज़र आते थे? डॉक्टर कोहली बताते हैं कि नॉर्मली कोई बीमारी होने से पहले उसके सिम्पटम्स नज़र आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर रॉय के केस में ऐसा नज़र नहीं आया था, जो हज़ारों लाखों केस में एक बार होता है। अभय अपनी पूछताछ खत्म करने के बाद डॉक्टर कोहली के हॉस्पिटल से निकलकर पुलिस स्टेशन आते हैं और मिस्टर रॉय के घर से मिली हुई कैमरा फुटेज की जांच करते हैं, लेकिन कैमरा फुटेज में भी उन्हें कोई हलचल नज़र नहीं आ रही थी। स्विमिंग पूल की फुटेज में भी मिस्टर रॉय पानी में स्विमिंग करते हुए दिखते हैं और अचानक पानी में उनको ब्रेन स्ट्रोक आता है और वह अपना संतुलन खोकर पानी में डूब जाते हैं। स्विमिंग पूल के आसपास कोई भी नज़र नहीं आता है। कैमरा फुटेज देखने के बाद अभय मिस्टर रॉय की कॉल डिटेल निकलवाता है और उसके मोबाइल की लास्ट कॉल डिटेल चेक करता है, जो ठीक उसके स्विमिंग पूल में जाने से पहले आया था, जो उसके पार्टनर निखिल चड्डा का था। निखिल चड्डा और राहुल रॉय बिजनेस पार्टनर थे और शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। दूसरे दिन अभय निखिल चड्डा से पूछताछ करने के लिए उसके बंगलों पर जाते हैं। मिस्टर चड्डा का बंगला भी मिस्टर रॉय के बंगलों के पास में ही था। मिस्टर चड्डा अभय को अपने बंगलों के गार्डन में बिठाते हैं। अभय मिस्टर चड्डा से मिस्टर रॉय के बारे में पूछताछ करते हैं। मिस्टर चड्डा उनको बताते हैं कि मिस्टर रॉय उनके बिजनेस पार्टनर होने के साथ उनके बहुत ही अच्छे मित्र भी थे और उनके परिवार के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। बरसों से हम दोनों साथ में बिजनेस कर रहे थे।
दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाते थे। वह मेरे भाई जैसे थे। उनके जाने से मुझे काफ़ी दुख हुआ था। अभय मिस्टर चड्डा को लास्ट कॉल के बारे में पूछता है। तब मिस्टर चड्डा उसको बताते हैं कि हम लोग अक्सर बिजनेस के बारे में एक दूसरे से फ़ोन पर चर्चाएं करते रहते थे, इसलिए उस रात को भी मैंने बिजनेस के बारे में ही बात करने के लिए मिस्टर रॉय को फ़ोन किया होगा। अभय मिस्टर चड्डा से पूछता है कि मिस्टर रॉय की किसी से पर्सनल दुश्मनी थी या ऐसा कोई आदमी जिसकी वजह से मिस्टर रॉय कोई खतरा हो। मिस्टर चड्डा उसको बताते हैं कि मिस्टर रॉय जाने माने बिजनेसमैन थे और बहुत अच्छे इंसान थे। भला उनकी किसी से यह दुश्मनी हो सकती है? अभय उनसे पूछता है किसी तरह का मनमुटाव जो कि मिस्टर रॉय की मौत का कारण बने। मिस्टर चड्डा बोलते हैं कि ऐसी तो कोई बात मेरे ध्यान में नहीं है। अभय बोलता है मेरे ध्यान में है। मिस्टर चड्डा बहुत ही गंभीर होकर अभय से पूछते हैं क्या बात है आपके ध्यान में? अभय अपनी कुर्सी से उठकर कुर्सी के चक्कर लगाते हुए मिस्टर चड्डा को बताता है कि 1 साल पहले आपकी बेटी रोशनी की एंगेजमेंट मिस्टर रॉय के बेटे से रिहान से तय हुई थी, लेकिन रिहान का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर होने के कारण वो एंगेजमेंट टूट गई थी। उससे आप और आपका परिवार उन लोगों से काफ़ी नाराज़ हो गए थे और दोनों परिवार के बीच दरार हो गई थी। इसी वजह से अपने पार्टनरशिप भी तोड़ दी थी। क्या ये बात सही है? मिस्टर चड्डा गुस्से में बताते हैं कि हाँ, ये बात सही है, लेकिन इस बात का मिस्टर रॉय के खून से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे यह थोड़ी साबित होता है कि मैंने मिस्टर रॉय का खून किया है? अभय कुर्सी में बैठते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और चड्डा की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मैंने ये कब कहा कि आपका मिस्टर रॉय की खून से कोई ताल्लुक है? यह तो आपने ही बताया है। मिस्टर चड्डा गुस्से में सहम कर रह जाते हैं। अभय उनके घर से चलते चलते मिस्टर चड्डा की ओर देखकर बोलता है, खैर, इस बात का तो मैं पता लगा ही लूंगा कि मिस्टर रॉय की मौत नेचुरल थी या उसकी हत्या हुई थी। आप जरा संभल कर रहना। मिस्टर चड्डा अभय की ओर गुस्से की नज़र से देखता है और अभय वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर अभय इस केस की बारीकी से छानबीन करता है, लेकिन अभी तक उसके हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगता है जिससे यह पता चल सके कि मिस्टर रॉय का खून हुआ था। अभय को भी लगने लगता है कि शायद मिस्टर रॉय की डेथ नेचुरल ही थी। रात को 10 बजने को आए थे। अभय अपने घर जाने की तैयारी करता है, तभी अचानक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है और एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले उसे बताते हैं कि मिस्टर रॉय के घर से हमें जो एनर्जी ड्रिंक्स मिली थी, उनमें से एक ड्रिंक के कैन में हमें ऐसे केमिकल मिले हैं जिसकी वजह से आदमी की दिमाग की नसें सुन्न पड़ी जाती है और उसे लकवा मार जाता है। यह खबर सुनकर अभय तुरंत ही राहुल रॉय के बंगलों की ओर निकलता है। बंगलों पर मिस्टर रॉय के बेटे रिहान से इस बारे में पूछताछ करता है कि मिस्टर रॉय एनर्जी ड्रिंक कहाँ से खरीदते थे। रिहान उसे बताता है कि पास में ही डायमंड मॉल की बिग फूड शॉप से। लेकिन क्या बात है? रिहान आश्चर्यचकित होकर पूछता है। अभय उसे बताता है कि एनर्जी ड्रिंक में कुछ ऐसे केमिकल मिलाए गए थे जिससे तुम्हारे पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया था और उनकी डेथ हो गई थी। रिहान अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ डांच कर बैठ जाता है और रोते रोते बोलता है, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? उसकी जांच चल रही है। तुम ज़रा संभल कर रहना और कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें संदिग्ध लगे तो तुम लोग मुझे फ़ोन ज़रूर करना। मैं बिग फूड की जांच करने जा रहा हूँ। अभय उसे सांत्वना देकर बताता है, अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। 11 बजने को आए हैं। अभी मॉल में कोई भी शॉप खुली नहीं होगी और वैसे भी वह एनर्जी ड्रिंक की कैन निखिल अंकल के घर से आई थी। रिहान थोड़ा स्वस्थ होकर कहता है, मतलब? अभय आश्चर्यचकित होकर पूछता है, जब मेरे पापा और निखिल अंकल दोनों दोस्त थे तब दोनों रात को गप्पे लड़ाने के लिए कभी उनके घर पर तो कभी मेरे घर के गार्डन में बैठते थे। तब दोनों एनर्जी ड्रिंक पिया करते थे। दोनों में से कोई भी एनर्जी ड्रिंक का ऑर्डर करता था तो दूसरे के एनर्जी ड्रिंक्स के कैन भी शॉप वाले वहां पर डिलीवरी कर देते थे। बाद में जब वो रात को मिलते थे तब एक दूसरे के घर पर कैन दे दिया करते थे। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। मेरी सगाई टूट जाने के बाद यह सिलसिला भी टूट गया था। अभी 4 दिन पहले ही उसका सिक्योरिटी गार्ड यह एनर्जी ड्रिंक के कैन हमारे घर पर छोड़ भेज गया था। हम यह सोच रहे थे शायद शॉप वाले ने हमारे एनर्जी ड्रिंक के कैन निखिल अंकल के घर पर डिलीवर कर दिए होंगे। अभय गहरी सांस लेते हुए और कुछ सोचकर बोलता है कि ओह, तो मिस्टर चड्डा ने इस तरह अपना बदला लिया। कैसा बदला? आप क्या कहना चाहते हो? रिहान हैरान होकर बोला। तुम्हें अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि मिस्टर चड्डा ने तुम्हारे पापा की एनर्जी ड्रिंक के कैन में केमिकल मिला दिया था जिससे उनकी मौत हो गई। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम में से किसी ने यह ड्रिंक नहीं पिया, नहीं तो तुम सब की हालत भी तुम्हारे पापा की तरह ही होती।
रेहान एकदम सुन्न होकर अभय की ओर देखता है और धीरे धीरे सोफे के ऊपर बैठ जाता है। अभय उसको आश्वासन देते हुए बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मेरे पास सबूत है, अब मैं मिस्टर चड्डा को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर अभय राहुल रॉय के बंगलों से निकलकर निखिल चड्डा के बंगलों की ओर रवाना होता है। रात के 12 बज चुके थे। इंस्पेक्टर अभय मिस्टर चड्डा के बंगलों में दाखिल होता है। मिस्टर चड्डा की बेटी रोशनी बंगलों का दरवाज़ा खोलती है और इंस्पेक्टर अभय को देखकर चौंक जाती है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात को कैसे आना हुआ? रोशनी हैरानी से अभय की ओर देखकर बोलती है, अक्सर क्राइम रात के काले अंधेरे में ही होते हैं, इसलिए हमें आना पड़ी दिखता है। खैर यह सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आपके पापा कहाँ हैं? अभय कटाक्ष में हंसकर बोला, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर, आपको पापा से क्या काम है? आपके पापा को झूठ बोलने की बीमारी है, उसे मैं दूर करने आया हूं। कहाँ है वो? अभय आवाज ऊंची करके बात करता है, वह शायद गार्डन में बैठे होंगे। रोशनी सहम कर उसे जवाब देती है। अभय बंगलों के गार्डन की ओर जाता है। रोशनी भी उसके पीछे पीछे जाती है। गार्डन में बहुत ही अंधेरा होता है। मिस्टर चड्डा अकेले में टेबल कुर्सी पर बैठे होते हैं। अंधेरे में छुपकर बैठने से आप अपने काले कारनामों पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। मिस्टर चड्डा जरा अंधेरे से उजाले की ओर आइए। अभय जरा अकदक कर बात करता है, लेकिन मिस्टर चड्डा उसे कोई आवाज नहीं देते हैं। अभय धीरे धीरे मिस्टर चड्डा की ओर चलते हुए कहता है कि अब आपकी असलियत सामने आ गई है। मिस्टर चड्डा, अब अपने आप को छुपाने से कोई फायदा नहीं है। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप सच बता दो कि मिस्टर रॉय का खून अपने ही किया है। खून? रोशनी पीछे से चिल्लाती है, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं सिर्फ वो बोल रहा हूं जो सच है। अभय पीछे मुड़कर रोशनी की तरफ देखकर बोलता है। रोशनी दौड़कर अपने पापा मिस्टर चड्डा के पास जाती है और कहती है, पापा ये इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं? मिस्टर चड्डा कोई जवाब नहीं देते हैं, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। पापा पापा, रोशनी उसका हाथ मिस्टर चड्डा के कंधे पर रखती है। तभी अचानक मिस्टर चड्डा कुर्सी से जमीन पर गिर जाते हैं। अभय दौड़कर मिस्टर चड्डा के पास जाता है और उसकी नब्ज चेक करता है। आई एम सॉरी, मिस्टर चड्डा हैज़ नो मोर। अभय अपनी कैप उतारते हुए रोशनी से कहता है, पापा पापा नहीं प्लीज, ओ माय गॉड नो, पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रोशनी के रोने की आवाज़ पूरे बंगलों में गूंज उठती है। अचानक गार्डन की सब लाइट चालू हो जाती है और मिस्टर चड्डा के परिवार वाले गार्डन की ओर दौड़ ढाते हैं। सब लोग मिस्टर चड्डा की लाश पर रोने और आंसू बहाने लगते हैं। अभय हैरान होकर वहां पर खड़े ढहा है और चारों ओर देखने की कोशिश करता है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो गया है। अचानक उसकी नज़र गार्डन में पीडीडी टेबल पर रखे हुए एनर्जी ड्रिंक्स के खाली केन पर पीडीडी देती है। वह तुरंत ही सब समझ जाता है कि मिस्टर चड्डा की मौत भी इस एनर्जी ड्रिंक के पीने की वजह से हुई है। मतलब मिस्टर चड्डा को भी मालूम नहीं था कि एनर्जी ड्रिंक में केमिकल मिला हुआ था। यानी कि मिस्टर चड्डा मिस्टर रॉय की कातिल नहीं है। वह तुरंत ही अपने हाथों में ग्लोव्स पहनकर एनर्जी ड्रिंक को उठाकर एक बैग में रख देता है और पुलिस कंट्रोल रूम और फॉरेंसिक वालों को फ़ोन करके मिस्टर चड्डा के बंगलों पर बुला लेता है। रात का 1 बज चुका था। मीडिया वाले मिस्टर चड्डा के बंगलों के बाहर आ चुके थे। पुलिस वाले बंगलों में सब लोगों से पूछताछ कर रहे थे। फॉरेंसिक वाले बंगलों की अच्छी तरह छानबीन कर रहे थे। अभय फॉरेंसिक लैब इंचार्ज जगदीश शर्मा को बैग देकर कहता है कि शर्मा जी, मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर चड्डा की मौत भी इस एनर्जी ड्रिंक पीने से हुई है। आप ज़रा चेक करके मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा चीज़ मिलाई गई है और कैसे मिलाई गई है। जगदीश शर्मा बैग को लेते हुए कहते हैं, क्यों नहीं, आई विल डू इट। मैं 2 दिन में इसकी रिपोर्ट देता हूँ। पुलिस वालों ने बंगलों में रखे सब एनर्जी ड्रिंक को भी बैग में डालकर मिस्टर शर्मा को दे दिया। बाद में अभय मिस्टर चड्डा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। मीडिया वाले इंस्पेक्टर अभय से सवाल करते हैं कि एक वीक में 2 बड़े बिजनेसमैन की मौत, यह हत्या है या आत्महत्या? पुलिस क्या कर रही है? अभय मीडिया वालों से कहता है कि पुलिस अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रही है। यह हत्या है या आत्महत्या, यह आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूं। थैंक यू वेरी मच। ऐसा कहकर अभय अपनी पुलिस जीप से घर के लिए निकल जाता है। अभय को पूरी रात नींद नहीं आती है। वह बिस्तर पर करवट बदलते हुए सोचता है कि आखिर 2 बिजनेसमैन की हत्या कौन कर सकता है, उससे किसी को क्या फायदा होगा। अगली सुबह अभय जल्दी से तैयार होकर डायमंड मॉल में बिग फूड की शॉप पर पहुंचता है। वहां पर वह बिग फूड के मालिक मिस्टर आहूजा से मिलता है। मिस्टर आहूजा को वह मिस्टर रॉय और मिस्टर चड्डा के केस की पूरी जानकारी देता है और उनकी कंपनी की एनर्जी ड्रिंक के बारे में पूछता है। आहूजा उन्हें बताता है, हमारे यह कंपनी से सीधा माल आता है
और हमारे गोडाउन में अनलोड होता है। हमारे गोडाउन में एनर्जी ड्रिंक के कैन की पैकेजिंग होती है। हमारे ये कई वीआईपी कस्टमर है जिनके यहाँ हम डिलीवरी देते हैं। मिस्टर रॉय और मिस्टर चड्डा भी हमारे पुराने कस्टमर थे। हमारे साथ उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। उनके बारे में पेपर में पढ़ा और टीवी पर भी देखा। मिस्टर रॉय और मिस्टर चड्डा की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उन दोनों के यहाँ डिलीवरी देने के लिए कौन जाता था? अभय ने आहूजा से पूछा। वह दोनों बिजनेस पार्टनर थे और अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए उन दोनों में से एक के यहाँ से फ़ोन आता था। तब हम दूसरे पार्टनर के पार्सल भी उनके साथ डिलीवर कर देते थे। नॉर्मली राजू ही उनके यहाँ डिलीवरी करने जाता था। आप ज़रा राजू को बुला देंगे? मुझे उससे ज़रा बात करनी है। आहूजा राजू को आवाज़ देकर बुलाता है। राजू, ज़रा इधर आओ, इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। राजू घबराता हुआ इंस्पेक्टर अभय के पास आता है। देखो राजू, घबराओ मत। क्या तुम मिस्टर रॉय के घर पर डिलीवरी करने जाते थे? अभय ने राजू को आश्वासन देते हुए पूछा। हाँ साहब, मैं ही जाता था। राजू ने जवाब दिया। तुम आखिरी बार वहां पर डिलीवरी करने कब गए थे? साहब, लगभग 10 दिन पहले गया था। राजू, तुम मुझे यह बताओ कि जब तुम आखिरी बार डिलीवरी के लिए गए थे तब रास्ते में किसी ने तुम्हें रोका था या कहीं पर तुम रुके थे? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। जब हमारी शॉप बंद होने के बाद मैं गोडाउन से ही पार्सल लेकर चड्डा साहब के घर पर डिलीवरी करके अपने घर चला गया था। तुमने वह डिलीवरी के पार्सल किसके हाथ में दिए थे? चड्डा साहब के सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में दिए थे। अभय मिस्टर आहूजा की ओर देखकर बोलता है कि मिस्टर आहूजा, ये बताइए आपके शॉप पर कितने लोग काम करते हैं? मिस्टर आहूजा अभय को बताते हैं कि 2 सेल्स पर्सन, 4 डिलीवरी मैन और 2 पैकेजिंग करने वाले कहाँ हैं? वो सामने के कैम्प्लेक्स के बेसमेंट में हमारा गोडाउन है। वहाँ पर कस्टमर ऑर्डर के अनुसार एनर्जी ड्रिंक के केन बॉक्स में पार्सल करके देते हैं। उन दोनों को यहाँ बुलाइए, मुझे उनसे कुछ पूछताछ करनी है। राजू, ज़रा सलीम और हिरेन को बुला कर लाओ। आहूजा राजू से कहता है। साहब, हिरेन तो 2 दिन से काम पर नहीं आया है, शायद उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। सलीम को बुलाता हूँ, राजू ने कहा। थोड़ी देर बाद सलीम वहाँ पर आता है। आहूजा सलीम को कहते हैं, ये इंस्पेक्टर अभय है, तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जी बोलिए साहब। सलीम अभय की ओर देखकर बोलता है। सलीम, मुझे यह बताओ, आखिरी बार जब मिस्टर चड्डा के घर पर एनर्जी ड्रिंक की डिलीवरी हुई तब उनके ऑर्डर की पैकिंग किसने की थी? मुझे पता नहीं है साहब। तुम्हें पता नहीं है मतलब? अभय आश्चर्य से सलीम की ओर देखकर बोला। साहब, उस दिन मेरी चाचा की लड़ीहेकी की शादी थी, इसलिए मैं 2 दिन की छुट्टी पर गया था, तो उस दिन हिरेन अकेला था। हाँ, शायद मतलब जब भी मैं छुट्टी पर जाता था तब कभी कभी हिरेन का दोस्त विक्रम यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आता था। ये विक्रम कौन है? तुम उसे जानते हो? नहीं साहब, मुझे तो इतना ही पता है कि वह हिरेन का दोस्त है। मैं जब भी यहाँ पर नहीं होता था तभी वह आता था। अच्छा, तुम जा सकते हो सलीम, और कोई बात होगी तो मैं तुमसे पूछूंगा। कोई बात नहीं साहब, ऐसा कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। अच्छा राजू, मुझे यह बताओ कि ये दोनों आदमी सलीम और बात होगी तो मैं तुमसे पूछूंगा। कोई बात नहीं साहब, ऐसा कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। अच्छा राजू, मुझे यह बताओ कि ये दोनों आदमी सलीम और हिरेन कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं और चाल चलन में कैसे हैं? अभय राजू की ओर मुड़कर पूछता है। साहब, सलीम तो यहाँ पर 5 साल से काम कर रहा है। बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी है। हिरेन लगभग 2 साल से काम कर रहा था। वह यूपी के किसी गांव से आया हुआ था। सलीम ने उसको यहाँ पर काम पर रखवाया था। वैसे तो अच्छा लड़ी दिखा था, कामकाज में भी होशियार था। पर क्या, बुरी संगत का असर तो रहता ही है ना साहब। बुरी संगत मतलब? उसका विक्रम करके एक दोस्त है जो चाल चलन में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अक्सर वह गोडाउन बंद करने के टाइम पर आ जाता है और गोडाउन बंद करने के बाद दोनों घूमने और दारू पीने निकल जाते हैं। विक्रम के बारे में मुझे और बताओ। मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन वह हिरेन के खोली में आया करता है। अच्छा राजू, ज़रा हिरेन को फ़ोन लगाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अभय राजू से कहता है। राजू हिरेन को फ़ोन लगाता है, लेकिन उसका मोबाइल नहीं लगता है साहब। हिरेन का मोबाइल स्विच ऑन ऑफ आ रहा था। नहीं साहब, यह पहली बार ही हो रहा है। शायद उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी। अच्छा राजू, यह हिरेन रहता कहाँ है? यही पास में ही सिद्धार्थ नगर की गली नंबर 4 की 12 नंबर की खोली में ऊपर के माले पर भाड़े पे रहता है साहब। अच्छा राजू, तुम जाओ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसी कोई बात याद आए जो तुम्हें अजीब लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर बताऊंगा। साहब, ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। बाद में इंस्पेक्टर अभय आहूजा से बातचीत करता है। देखिए मिस्टर आहूजा, शहर के 2 नामी बिजनेसमैन का खून हो चुका है
और कातिल ने आपकी कंपनी के एनर्जी ड्रिंक्स में केमिकल मिलाकर यह खून किए हैं। ये मामला बेहद ही संगीन है। अगर आपको किसी पर भी डाउट है या कोई ऐसी बात याद आ जाए जो इस घटना से जुड़ी हो तो मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताएगा। यह मेरा कार्ड है। मैं हिरेन के घर मिलने जा रहा हूँ। ओके सर, आई विल डेफिनेटली कॉल यू। ओके, सी यू। मिस्टर आहूजा इंस्पेक्टर अभय उसके 2 कांस्टेबल के साथ हिरेन के खोली पर पहुंचता है। अभय वहां पर जाकर देखता है तो वहां पर आसपास रहने वालों की भीड़ जमा होती है। क्या हुआ है? सब लोग यहां पर जमा क्यों हुए हैं? अभय भीड़ की ओर देखकर बोलता है, साहब खोली में बहुत ही बदबू आ रही थी, इसलिए हमने पुलिस को फ़ोन किया था। अच्छा हुआ आप आ गए साहब। भीड़ में से एक आदमी बोला, अच्छा, इस खोली में हिरेन नाम का कोई रहता है ना, जो बिग फूड शॉप में काम करता है? हाँ साहब, लेकिन उसकी खोली का दरवाज़ा कल से बंद आ रहा है। परसों रात को वो और उसका दोस्त यहाँ पर पार्टी कर रहे थे। बाद में रात को 1 बजे उसका दोस्त यहाँ से चला गया था। आज सुबह से उसकी खोली में से बदबू आने लगी थी। कौन था उसका दोस्त? पता नहीं साहब, अक्सर यहाँ पर आता था और दोनों दारू पीकर दंगल मचाते थे। पूरी गली उनसे परेशान थी। 1-2 बार हमने मकान मालिक से फरियाद भी की थी, लेकिन मकान मालिक ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस खोली का मालिक कौन है? उसको साहब हमने फ़ोन कर दिया है, वह बस आता ही होगा। तभी वहां पर 2 पुलिस वाले आते हैं और इंस्पेक्टर अभय को देखकर सलूट करते हैं। अभय उन दोनों को देखकर कहता है कि इस खोली का दरवाज़ा तो रट दो, लेकिन अंदर किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। ओके सर। दोनों पुलिस खोली का दरवाज़ा तो डरा देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अंदर से बदबू आने लगती है। इंस्पेक्टर अभय, कांस्टेबल और सब लोग अपने चेहरे पर रुमाल रख लेते हैं। इंस्पेक्टर अभय रूम के अंदर जाकर देखता है तो अंदर पलंग पर हिरेन की लाश पड़ी होती है। उसके बाजू में टेबल पर बियर और दारू की खाली बोतलें पड़ी हुई थीं। अभय इन बोतलों और खाली कैन को इकट्ठा करके फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देता है। अभय और कांस्टेबल रूम में अच्छी तरह से जांच करते हैं, लेकिन रूम में उसे कुछ नहीं मिलता है जिससे यह पता चले कि रूम में कुछ हाथापाई या मारामारी हुई हो। अभय को समझ में आने लगता है कि मिस्टर रॉय या मिस्टर चड्डा की तरह हिरेन को भी दारू की बोतल में केमिकल डालकर मार दिया है, और हो ना हो ये काम विक्रम का ही है। तभी अभय की नज़र चार्जिंग में रखे हुए हिरेन के मोबाइल पर पीडीडी ढहती है। अभय उसकी कॉल डिटेल्स में से लास्ट कॉल का चेक करता है, जो विक्रम की थी। तभी वहां पर मकान मालिक आता है। अभय उससे पूछताछ करता है, लेकिन उसको कोई जानकारी नहीं मिलती है। अभय हिरेन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पुलिस स्टेशन की ओर निकलता है। अभय हिरेन के मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से सबको फ़ोन करके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता है जिससे विक्रम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। ऐसे ही छानबीन करते करते 2 दिन निकल जाते हैं। अचानक तीसरे दिन अभय को कुछ याद आता है और वह बिग फूड की शॉप पर पहुंचता है। वहां पर अभय आहूजा से पूछता है कि आपके पैकेजिंग डिपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा तो है ना? हाँ, लेकिन आपको किस दिन का रिकॉर्डिंग देखना है? आहूजा उनसे पूछता है, जिस दिन मिस्टर चड्डा के घर पर एनर्जी ड्रिंक की कैन की डिलीवरी हुई थी, उस दिन का फुटेज देखना है। आहूजा उस दिन का फुटेज अभय को दिखाता है। सीसीटीवी फुटेज में अभय देखता है कि विक्रम रात को 8 बजे वहां पर हिरेन से मिलने आता है। हिरेन अपने काम में बिजी होता है, इसलिए विक्रम उसकी काम में हेल्प करता है। जब हिरेन को मिस्टर चड्डा के पार्सल के लिए फ़ोन आता है, तब वह विक्रम को 2 पार्सल के लिए कहता है। विक्रम एनर्जी ड्रिंक्स के 2 पार्सल बनाने में लग जाता है। पार्सल बनाते वक्त वह आसपास नज़र घुमाता है। हिरेन थोड़ा दूर अपने काम में बिजी होता है। तभी विक्रम अपनी जेब में से एनर्जी ड्रिंक्स के 4 कैन निकालता है और दोनों पार्सल में रख देता है। शायद विक्रम को पता नहीं था कि गोडाउन में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। आहूजा ने अभी हाल ही में सीसीटीवी कैमरा को गोडाउन में लगवाया था। अभय को पूरा यकीन हो जाता है कि यह वह एनर्जी ड्रिंक्स के कैन है जिससे मिस्टर रॉय और मिस्टर चड्डा की मौत हुई थी। अभय सीसीटीवी फुटेज को अपनी पेन ड्राइव में ले लेता है और विक्रम का सीसीटीवी में से एक क्लोजअप फोटो का प्रिंट आउट निकल लेता है और उस फोटो को अपने खबरियों में उसको ढूंढने के लिए बांट देता है। विक्रम की फोटो को देखकर अभय सोच में पड़ी डीएच जाता है कि इस आदमी को मैंने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ पर, वह याद नहीं आ रहा है। अभय विक्रम को कहाँ पर देखा था, वह याद करने की कोशिश करता है। तभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से जगदीश शर्मा का फ़ोन आता है और वह अभय को फॉरेंसिक लैब पर बुलाते हैं। अभय तुरंत ही पुलिस स्टेशन से अपनी गाड़ी लेकर फॉरेंसिक लैब जाने के लिए निकलता है। अभय रास्ते में विक्रम का फ़ोन ट्राई करता रहता है, लेकिन विक्रम का फ़ोन स्विच ऑन ऑफ आ रहा था। वह विक्रम के फ़ोन नंबर को ट्रैकिंग में डाल देता है।
अभय फॉरेंसिक लैब पहुंचता है। लैब के हेड जगदीश शर्मा से मिलता है। जगदीश शर्मा उसको इस केस की सारी रिपोर्ट डिटेल्स में समझाते हैं। अभय, तुम्हारी सोच सही थी। मिस्टर रॉय, मिस्टर चड्डा और हिरेन की मौत ड्रिंक्स में केमिकल मिलाने की वजह से हुई थी। शर्मा जी, इस केमिकल का नाम क्या है? इसका नाम क्यूब C15 है। ये बड़ा ही खतरनाक केमिकल है। इससे आखिर होता क्या है? ये शरीर में चला जाए तो दिमाग की नसें सुन्न हो जाती है, आदमी को लकवा मार जाता है और दिमाग की नसें फट भी सकती हैं। कभी कभी दिल का दौरा भी पड़ी सकता है। शर्मा जी, मुझे यह बताइए कि मिस्टर रॉय की बॉडी में से यह केमिकल क्यों नहीं निकला? क्योंकि जब मिस्टर रॉय का दिमाग सुन्न हो गया था और वो पानी में डूब गए। स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन होता है। जैसे ही यह केमिकल क्लोरीन से मिलता है तो भाप बनकर उड़ जाता है। मिस्टर रॉय के केस में भी ऐसा ही हुआ था। शर्मा जी, यह केमिकल मिलता कहाँ है? आमतौर पर यह बाजार में नहीं मिलता है। इस केमिकल का इस्तेमाल डॉक्टर सर्जरी के टाइम पर करते हैं। जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तब उस बॉडी पार्ट को भी बेजान करना पीड़ी देता है। उस पार्ट को बेजान करने के लिए दिमाग की नसें सुन्न करनी पड़ती है। दिमाग की नसें सुन्न करने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल होता है। इस केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए सिर्फ सर्जन और एक्सपीरियंस डॉक्टर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। उनके हॉस्पिटल में ही यह मिल सकता है, दूसरी जगह पर नहीं मिलता है। इसका इस्तेमाल करने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। नहीं, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि पेशेंट को कितनी मात्रा में यह केमिकल देना है। आमतौर पर 1 से 5 ml ही पेशेंट को दिया जाता है। अगर उससे ज़्यादा किसी को दे दिया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। आपके हिसाब से मिस्टर रॉय और मिस्टर चड्डा हिरेन को कितनी मात्रा में यह केमिकल दिया गया? अंदाज़न 25 ml की छोटी बोतल आती है। कातिल को इसकी मात्रा के बारे में पता था। इसका मतलब यह है कि कातिल जो भी है वह मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। मैंने इस केस की जांच की है। मुझे उसकी तस्वीर मिली है और एक नाम मिला है, विक्रम। मुझे ज़रा वो तस्वीर दिखाओ। अभय अपना मोबाइल निकालकर शर्मा जी को वो तस्वीर दिखाता है। इसको कहीं देखा हुआ लगता है, शर्मा जी सोचते हुए बोलते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, पर कहाँ वो याद नहीं आ रहा है। अभय उनको जवाब देते हुए कहता है, हाँ याद आ गया। कहाँ पर? अभय बड्डी ही उत्सुकता से पूछता है, डॉक्टर सुनील कोहली के यहाँ। क्या? कोहली हॉस्पिटल वाले डॉक्टर सुनील कोहली? अभय बड़े ही आश्चर्यचकित होकर शर्मा जी की ओर देखकर बोलता है, हाँ डॉक्टर कोहली के यहाँ मैं कभी कभी उनसे मिलने जाता हूँ, तो इसको डॉक्टर कोहली के केबिन में मैंने देखा है। ये डॉक्टर कोहली का कंपाउंडर है। अचानक अभय को याद आता है कि जब वह लास्ट टाइम डॉक्टर कोहली से मिलने उसके हॉस्पिटल गया था तब डॉक्टर कोहली के केबिन में से बाहर निकलते वक्त इसको देखा था। लेकिन अभय को यह बात समझ में नहीं आती है कि कोई कंपाउंडर किसी बिजनेसमैन की हत्या क्यों करेगा। अभय को लगता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। इस केस में कुछ कड़ेडियाँ मिसिंग है। मुझे उन कड़ेडियों को जोड़ना पड़ेगा। अभय ज़्यादा छानबीन के लिए और पूछताछ के लिए मिस्टर रॉय और मिस्टर चड्डा के घर पर जाता है। मिस्टर रॉय के घर से अभय को कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन मिस्टर चड्डा के घर से अभय को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसका सीधा ताल्लुक डॉक्टर सुनील कोहली से था। उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर अभय अपनी छानबीन आगे बढ़ाता है। तभी अभय को कॉल ट्रैकिंग डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है। वह अजय को बताते हैं कि विक्रम ने लास्ट कॉल परसों रात को डॉक्टर सुनील कोहली को किया था और थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन स्विच ऑन ऑफ हो गया था। उसके फ़ोन का लास्ट लोकेशन डॉक्टर सुनील कोहली का कोहली हॉस्पिटल था। अभय को अब सब कुछ समझ आने लगता है कि डॉक्टर प्रधान ही इस प्लान के मास्टरमाइंड है। लेकिन डॉक्टर कोहली जाने माने रेपुटेड डॉक्टर के साथ उसके पिताजी के दोस्त भी थे, तो वह डॉक्टर कोहली पर सीधे सीधे कैसे इल्ज़ाम लगा सकता है? यही सोचकर वह दुविधा में फंस जाता है। तभी उसका फ़र्ज उसके सामने आ जाता है और वह डॉक्टर कोहली से मिलने कोहली हॉस्पिटल की ओर निकलता है। अभय डॉक्टर कोहली के कोहली हॉस्पिटल में पहुंचता है। डॉक्टर कोहली अभी तक हॉस्पिटल नहीं आए थे, इसलिए अभय स्टाफ वालों से पूछताछ करता है और हॉस्पिटल में क्या चल रहा है इसकी छानबीन करता है। तभी अभय को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। डॉक्टर कोहली हॉस्पिटल में दाखिल होते हुए और वो अभय को उसके ऑफिस में बुलाते हैं। हेलो डॉक्टर कोहली। अभय ज़रा अकड़कर कर बात करता है, क्या हुआ? आज डॉक्टर अंकल नहीं कहोगे? डॉक्टर कोहली हैरानी से अभय की ओर देखकर बोलते हैं, नहीं, क्योंकि आज एक पुलिस वाला एक डॉक्टर से पूछताछ करने आया है। बोलिए पुलिस वाले साहब, कैसे आना हुआ? डॉक्टर कोहली ज़रा मजाकिया अंदाज में अभय को बोलते हैं, विक्रम कहाँ है? विक्रम? कौन विक्रम? आपका साथी, आपका कंपाउंडर विक्रम। मेरा साथी मतलब? वह तो अपने गांव गया है। यूपी या ऊपर, मतलब सभी का मतलब पता चल जाएगा।
पहले ये बताइए उसका गांव कहाँ पर है? पता नहीं, मैंने उससे कभी पूछा नहीं है। अच्छा, उसने परसों रात को आपको लास्ट कॉल क्यों किया था? क्योंकि गांव में उसके परिवार में किसी की डेथ हो गई थी और वह अपने गांव जा रहा था, यह बताने के लिए। लेकिन तुम मुझसे विक्रम के बारे में इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? और तुमने क्या बोला? लास्ट कॉल इसका क्या मतलब है? क्योंकि उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑन हो गया था, और वह भी आपके इस हॉस्पिटल में से क्यों? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर बताओ। अच्छा, तो मैं खुलकर बोलता हूँ, वह गांव गया या गायब कर दिया गया है? गायब कर दिया मतलब आपके कंपाउंडर विक्रम ने मिस्टर रॉय, मिस्टर चड्डा और हिरेन का खून किया है? ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो ना? मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मेरे पास उसका सबूत है। कैसे सबूत? विक्रम ने हिरेन का इस्तेमाल करके जहरीले केमिकल वाले एनर्जी ड्रिंक्स मिस्टर रॉय और मिस्टर चड्डा के घर पर पहुंचा दिए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। यह रहे उसके सबूत। ऐसा कहकर अभय ने अपना मोबाइल निकाला और डॉक्टर कोहली को फुटेज दिखने लगा। फुटेज देखकर डॉक्टर कोहली चौंक जाते हैं और अभय से कहते हैं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आपका, इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। डॉक्टर कोहली अभय जरा ऊंची आवाज में बात करता है। कैसे? अच्छा, मुझे यह बताइए कि आप पेशेंट की सर्जरी करने के लिए क्यूब सी 15 केमिकल का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें इस केमिकल के बारे में कैसे पता चला? लेकिन छोड़िए, आपको अच्छी तरह मालूम है कि क्यूब सी 15 केमिकल क्या है, और आपके कंपाउंडर विक्रम को भी पता था। हाँ, लेकिन उससे साबित क्या होता है? आपके स्टोर रूम में मैं पूछताछ के लिए गया था और आपका स्टॉक पत्र मैंने देखा था, जिसमें से क्यूब सी 15 केमिकल की 12 बॉटल्स गायब थी। उसके बारे में आप कुछ बोलोगे? क्या कह रहे हो तुम? डॉक्टर कोहली हक्के बक्के रह जाते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, वो तो स्टोर कीपर को पता होगा। आपके हॉस्पिटल में आपके स्टोर में से केमिकल क्यूब सी 15 की 12 बॉटल्स गायब हो जाती है और आपको नहीं पता है। यह बात कुछ अजीब नहीं लग रही है डॉक्टर कोहली? खैर चलो, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है। आप जरा बताएंगे आपके बेटे राहुल की मौत कैसे हुई थी? 1 साल पहले एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर कोहली अपने चश्मे को उतार कर नम आंख करके बोले, एक्सीडेंट था या आपके बेटे ने किसी से रेस लगाई थी? तुम ये सब पुराने जख्मों को क्यों कुरेद रहे हो? क्योंकि इन पुराने जख्मों का ताल्लुक मिस्टर रॉय और मिस्टर चड्डा की मौत से है। मेरे बेटे का रेस लगते हुए एक्सीडेंट हुआ था, इसका मतलब आपका बेटा रेस का शौकीन था। वह रात को अपनी स्पोर्ट्स बाइक में अपने दोस्तों से हाईवे पर रेस लगाता था। उनके दोस्तों में एक मिस्टर चड्डा का बेटा नकुल भी था। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है। लेकिन एक रात राहुल और नकुल की रेस आपके बेटे की आखिरी रेस बन गई और वह हाईवे पर एक्सीडेंट में मारा गया। डॉक्टर कोहली सहम कर रह जाते हैं, वह कुछ नहीं बोल पाते हैं। अभय अपनी कुर्सी से उठता है और उसके चक्कर लगते हुए बोलता है, जवान बेटे की मौत का दर्द आपसे बेहतर काइन जानता है। आप अपने बेटे की मौत से टूट गए थे। हाँ हाँ, टूट गया था, लेकिन मेरा मिस्टर रॉय और मिस्टर चड्डा के खून से कोई ताल्लुक नहीं है। मिस्टर रॉय तो मेरे पेशेंट थे, मैं उन्हें मारने की सोच भी नहीं सकता हूँ। डॉक्टर कोहली चिल्लाकर बोले, हाँ, लेकिन आप मिस्टर चड्डा के बेटे नकुल को मारने की सोच रहे थे। आप उनसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते थे। इसमें सबके कंपाउंडर विक्रम ने आपकी हेल्प की और उसकी मदद से आप नकुल को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से मिस्टर रॉय और मिस्टर चड्डा की मौत हो गई। ये सब बकवास है, मैंने किसी को नहीं मारा है। डॉक्टर कोहली चिल्लाते हुए बोले, यह सब बकवास भी सच हो जाएगी। डॉक्टर कोहली, एक बार विक्रम को मेरे हाथ आने दो। आप बस एक काम कीजिए, अपने माथे का पसीना पोंछिए, ठंडा पानी पीजिए और अपने लिए एक अच्छा वकील ढूंढिए। तब तक मैं सारे सबूत लेकर आता हूं। अभय टेबल पर राखी पानी की बोतल डॉक्टर को देते हुए कहता है, डॉक्टर सुनील। कोहली बड़े ही गुस्से की नज़र से अजय को देखते हुए और उसके हाथ से पानी की बोतल छीन लेते हैं। अभय अपना चश्मा पहनकर डॉक्टर कोहली की केबिन से निकलता है। अभय हॉस्पिटल की पूछताछ काउंटर पर जाकर विक्रम के रूम का एड्रेस लेता है। अभय और 2 कांस्टेबल विक्रम के रूम पर जाते हैं तो विक्रम के रूम पर ताला लगा हुआ था। अभय और उसके कांस्टेबल विक्रम के रूम का ताला तोड़कर रूम के अंदर जाते हैं। रूम के अंदर के दृश्य को देखकर वह हैरान रह जाते हैं। रूम में सिर्फ एनर्जी ड्रिंक की बॉटल्स, बियर की बॉटल्स, दारू की बॉटल्स मिलती हैं। रूम की दीवारों पर स्पोर्ट्स बाइक और बाइक रेस पोस्टर लगे होते हैं और बाइक रेस को अंदाज़ा लग जाता है कि विक्रम को पता चल गया था कि पुलिस यहाँ पर आने वाली है, इसलिए वह अपना सब सामान लेकर फरार हो गया है। अभय और कांस्टेबल रूम की अच्छी तरह तलाशी लेते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिलता है। अभय गुस्सा होकर बियर की बोतल पर लात मारकर फोड़ देता है। अभय उसके मकान मालिक से फ़ोन पर बात करके
उसके यूपी के गांव का पता और फ़ोन नंबर ले लेता है। अभय कांस्टेबल से कहकर रूम को सील करवा देता है। अभय पुलिस स्टेशन जाकर विक्रम के गांव फ़ोन करता है, लेकिन वहां पर कोई विक्रम नाम का आदमी नहीं रहता है। इसका मतलब विक्रम ने अपने गांव का झूठा पता और फ़ोन नंबर अपने मकान मालिक को दे दिया था। अभय पुलिस स्टेशन में बैठकर सोचता है कि विक्रम नशा करता है और स्पोर्ट्स बाइक का शौकीन है। अस्पताल में तो उसे नॉमिनल भी पगार मिलती थी, इसलिए शायद उसने पैसों के लिए उन सब का मर्डर किया होगा। लेकिन उसे पर ऐसा करने के लिए किसने कहा होगा? कौन होगा इन सब घटना का मास्टरमाइंड? क्या डॉक्टर सुनील या कोई और? ये सब जानने के लिए अभय हॉस्पिटल से लाई हुई पुरानी सीसीटीवी फुटेज को देखता है। पुरानी सीसीटीवी फुटेज में से एक सीसीटीवी फुटेज में विक्रम रात को 1 बजे चोरी छिपे स्टोर रूम में जाता है। वहां पर टेबल काउंटर पर स्टोर कीपर टेबल पर सर रखकर सोया होता है। विक्रम चुपके से कीबोर्ड में से फ्रिज की चाबी निकलता है। फ्रिज खोलकर क्यूब सी 15 की 12 बोतल निकाल लेता है। वापस फ्रिज बंद करके और चाबियां टेबल कीबोर्ड में रखकर चुपके से वहां से निकल जाता है। अभय हॉस्पिटल की वह सीसीटीवी फुटेज निकलता है जब विक्रम रात को 2 बजे आखिरी बार हॉस्पिटल आया था और उसने लास्ट कॉल डॉक्टर कोहली को किया था। अभय देखता है कि विक्रम डॉक्टर कोहली की केबिन के लॉक खोल के केबिन के अंदर दाखिल होता है। डॉक्टर कोहली की केबिन की एक चाबी विक्रम के पास भी रहती है। वह केबिन के अंदर जाता है और फ्रिज में से एक पानी की बोतल निकालता है। उसके बाद वह अपनी जेब से क्यूब सी 15 की बोतल निकालता है और उस बोतल का केमिकल पानी के साथ मिक्स कर देता है। अभय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विक्रम डॉक्टर कोहली की जान लेना चाहता है, पर क्यों उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। अचानक अभय को याद आता है कि जब डॉक्टर कोहली की केबिन में उससे बात कर रहा था तब उसके टेबल पर पानी की वही बोतल थी जिसमें विक्रम ने केमिकल मिलाया था और उसी ने वह पानी की बोतल पीने के लिए दी थी। अब तुरंत ही डॉक्टर कोहली को फ़ोन लगता है, लेकिन डॉक्टर कोहली उसका फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। अब कोहली हॉस्पिटल में फ़ोन करके डॉक्टर कोहली के बारे में पूछताछ करता है और रिसेप्शनिस्ट को सब कुछ बताकर उसे डॉक्टर कोहली की केबिन में तुरंत जाकर किसी भी तरह डॉक्टर कोहली को पानी पीने के लिए रोकने को कहता है। अभय तुरंत अपनी गाड़ी निकालकर कोहली हॉस्पिटल की ओर रवाना होता है। हॉस्पिटल पहुंचकर तुरंत डॉक्टर को कोहली के केबिन की ओर दौड़ता है, पर जाकर देखा है तो हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ वहां पर खड़ा होता है। अब स्टाफ को हटाकर केबिन के अंदर जाकर देखता है तो डॉक्टर कोहली अपनी कुर्सी पर मौत की नहीं सो चुके थे। उसके बाजू में नर्स और रिसेप्शनिस्ट बैठकर रो रहे थे। डॉक्टर कोहली की नाक और मुंह से खून बहकर जम गया था। यह सब देखकर अभय की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह सोच रहा था उसने अपने पिताजी के दोस्त और अपने अंकल पर शक किया था। उनको कितना भला बुरा सुनाया था, न कहने वाले शब्द कहे थे। वह अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा था। पश्चाताप की भावना से उसकी आंखों से आंसू छलक कर बाहर निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद में अभय स्वस्थ होता है और वह पुलिस स्टेशन और फोरेंसिक विभाग को फ़ोन करके वहां पर आने के लिए कहता है। पुलिस वाले वहां पर आकर केबिन को पूरी तरह सील कर देते हैं। फॉरेंसिक वाले पूरे केबिन की जांच करते हैं। अभय जगदीश शर्मा को बताते हैं कि उनकी मौत भी उसी तरह हुई है जिस तरह मिस्टर राय, मिस्टर चड्ढा और हिरेन की मौत हुई थी, और इन सब का कातिल भी वह एक ही है, विक्रम। जगदीश शर्मा अजय से पूछते हैं, लेकिन वह यह सब कत्ल क्यों कर रहा है? पता नहीं शर्मा जी, शायद पैसों की वजह से, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उससे पैसे देता कौन है, वही पता लगाना है। शायद उसकी कॉल डिटेल से वह भी पता चल जाएगा। विक्रम सब कार्रवाई करके डॉक्टर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पुलिस स्टेशन जाने के लिए अस्पताल से बाहर निकलता है। अस्पताल के बाहर मीडिया वाले अभय को सवाल करते हैं कि शहर में एक के बाद एक खून हो रहे हैं और शहर की पुलिस क्या कर रही है। अब सबसे कहता है कि अभी जांच चल रही है, थोड़े दिन में पता चल जाएगा। वह तो आपसे कह रही है जहां चल रही है, जांच चल रही है, उसका कुछ रिजल्ट भी तो निकालना चाहिए। मीडिया वाले गुस्से में अभय से सवाल करते हैं, बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा, प्लीज तब तक पुलिस का साथ दीजिए। ऐसा कहकर अभय वहां से निकल जाता है। अभय पुलिस स्टेशन जाकर सबसे पहले विक्रम की फोटो हर पुलिस स्टेशन और साइबर सेल में भेज देता है। बाद में अब अपनी कुर्सी पर बैठकर शांति से सोचता है कि यह साला विक्रम आखिर चाहता क्या है। तभी इंस्पेक्टर रमन हाथ में एक लिस्ट लिए केबिन में दाखिल होता है। रमन अभय से कहता है, सर, विक्रम की लास्ट 2 महीने की कॉल रिकॉर्ड आ गई है। रमन, तुमने कॉल लिस्ट चेक की? हाँ सर। कोई खास बात? लिस्ट में से 2-3 नाम हाथ आए हैं। कौन है वह लोग? एक तो डॉक्टर का बेटा जय जो एक्सीडेंट में मर गया था। यह डॉक्टर के बेटा का कंपाउंडर से क्या लेना देना? अभय सोचते हुए बोलता है,
यही मैं सोच रहा था सर। डॉक्टर का बेटा अपने पिताजी के अस्पताल के कंपाउंडर को किसके लिए कॉल करता होगा। तभी अभय को याद आता है कि जब विक्रम के रूम की तलाशी ली गई थी, उसके रूम में दीवारों पर बाइक और बाइकर की तस्वीरें थीं और डॉक्टर का बेटा भी रेस का शौकीन था, इसलिए शायद दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। दूसरा नाम किसका है? बाबूराम। कदम क्या अपने शहर का मशहूर बिल्डर बाबूराव। हाँ सर, लेकिन बाबूराम का इस विक्रम से क्या लेना देना होगा? सर, बाबूराम का भी और उसकी बेटी मुस्कान का भी। उसकी बेटी मुस्कान क्या मतलब है? ये विक्रम और मुस्कान दोनों आपस में घंटे तक बातें किया करते थे। मुस्कान का फ़ोन नंबर हुई, विक्रम की कॉल लिस्ट में है, मुस्कान का तो ठीक है, लेकिन ये बाबूराम विक्रम को इतनी कॉल क्यों करता था सर? ये बाबूराम बिल्डर पहले चाय बेचा करता था। उसने अपने फ्रेंड सर्कल से पहले पैसे उधार लेकर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया था। पहले छोटे मोटे मकान बनाता था, बाद में उसमें कामयाबी मिलती गई तो वह बड़े बड़े बिल्डिंग के प्रोजेक्ट बनाने लगा। उसके लिए वह बड़े बड़े लोगों से फाइनेंस लेता था। उसकी फाइनेंसर लिस्ट में अपने मिस्टर रॉय, मिस्टर चड्ढा और डॉक्टर कोहली भी शामिल है। क्या बात कर रहे हो? तब तो इस बाबूराम पर नज़र रखनी पड़ेगी। रमन, तुम एक काम करो, तुम इस बाबूराम की बेटी पर नज़र रखो। वह कहाँ जाती है, क्या करती है, इसकी पूरी जानकारी मुझे दो। तब तक मैं बाबूराम की कुंडली निकालता हूँ। अभय और सब इंस्पेक्टर रमन बाबूराम और उसकी बेटी पर नज़र रखते हैं। 4-5 दिन बाद अभय बाबूराम के काले कारनामों की लिस्ट निकालता है और उससे मिलने उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है। बाबूराम उसको अपने ऑफिस में बिठाते हैं और कहते हैं कि आइए साहब, आइए, वेलकम, बाबूराम की कुटिया में आपका स्वागत है। बताइए क्या लेंगे आप, चाय कॉफ़ी ठंडा? अरे ओ पकिया साहब के लिए ठंडा लेकर आओ बाबू। भाई, आपका फाइनेंस लेवल बदल गया है, लेकिन आपकी बोली नहीं बदली। ये चाय बेचते बेचते आप मकान और फ्लैट कैसे बेचने लगे? बस सब आप जैसे दोस्तों की दुआओं की वजह से। लेकिन मानना पड़ेगा बाबू भाई, पिछले 10-15 साल में आपने काफ़ी तरक्की कर ली है। कोई लॉटरी निकली थी क्या? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। सब अच्छा बताइए, कैसे आना हुआ? एक केस के सिलसिले में मिलने आया हूँ। आपको तो पता ही होगा, मिस्टर रॉय, मिस्टर चड्ढा और डॉक्टर कोहली का मर्डर हो चुका है। हाँ साहब, उनके बारे में अखबार में बहुत पीढ़ी था, सुनकर बहुत ही दुख हुआ। तीनों से मेरा काफ़ी अच्छे रिश्ते से, कैसे रिश्ते, बिजनेस वाले या फाइनेंस वाले, आप जो भी कह लो। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? पूछना पड़ता है बाबू भाई, आज का टाइम ही ऐसा है। पैसे के लिए भाई भाई से लड़ी डियाज पड़ता है, बाप बेटी के बीच झगड़ा होता है, दोस्त दोस्त का खून कर देता है। हाँ होता होगा, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस केस में मुझे आपका फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। कैसा फ़ायदा साहब? अपने मिस्टर रॉय, मिस्टर चड्ढा और डॉक्टर कोहली से फाइनेंस लिया था। हाँ लिया था, लेकिन वह तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए फाइनेंस सबसे लेता रहता हूँ। उनके अलावा भी मेरे पास और भी कई फाइनेंसर हैं। क्या उनके परिवार वालों को आपके इस बिजनेस डील के बारे में पता है? वह मुझे कैसे मालूम होगा साहब? अच्छा यह बताइए, आपके हिसाब से आपको उनके पैसे कब तक चुकाने थे? माफ़ कीजिए साहब, वह तो मेरे सीए को पता होगा बाबू। भाई, मैंने यह सुना है कि पिछले 3-4 सालों से कंस्ट्रक्शन की लाइन में बहुत ही मंदी चल रही है। क्या यह बात सही है? हाँ सही है, और इसी वजह से आपकी 3-4 साइट पर भी काम बंद है और वह प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। बिजनेस में तेज़ी और मंदी तो चलती रहती है साहब। हाँ, लेकिन पिछले साल यह अफवाह मार्केट में चली थी कि बाबू भाई की कंस्ट्रक्शन कंपनी भी उठने वाली है। अफवाह फैलाने वाले अफवाह फैलाते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मिस्टर रॉय, मिस्टर चड्ढा और डॉक्टर कोहली को फ़र्क पड़ा था। बाबू भाई, हमने छानबीन की, जिसके मुताबिक वह आपसे अपने पैसे वापस करने की डिमांड कर रहे थे, और हमने यह भी सुना है कि अपने उन सबको देख लेने की धमकी भी दी थी। साहब, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, सीधा साधा बिल्डर हूँ। यह बात सच है कि उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे। बदले में मैंने उनसे थोड़े दिनों की और मोहलत मांगी थी, जो उन्होंने मुझे दे दी थी। अपने उन तीनों से कितना फाइनेंस लिया था? करीबन 8 से 10 करोड़ होंगे बाबू। भाई, इतने रुपए काफ़ी होते हैं किसी का मर्डर करने के लिए? यह क्या कह रहे हैं साहब? अगर मुझे उनका पैसा लौटाना नहीं होता तो मैं उनसे मोहलत ही क्यों मांगता? हम सबको ऊपर पहुंचाने के लिए। क्या ऊपर पहुंचाने के लिए? मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं आप बाबू भाई? अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं जांच की, उसके मुताबिक आपको उनका 30 से 40 करोड़ रुपए देने थे। आपके पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था। आपने मोहलत तो मांग ली थी, लेकिन उनको पैसे कैसे चुकाए, ये आपके सामने बड़ा प्रश्न था। इसलिए अपने विक्रम की मदद से उन सबको अपने रास्ते से हटा दिया, ताकि आपको पैसे चुकाने ना पड़े। विक्रम? कौन विक्रम? मैं किसी विक्रम को नहीं जानता।
बहुत ही अच्छी तरीके से उसको जानते हो और फ़ोन पर कई बार बात भी कर चुके हो। अब भी अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि वह आपकी बेटी का आशिक है। जवान संभाल कर बात करो। इंस्पेक्टर साहब, तुम इंस्पेक्टर, इसका मतलब जाने कि तुम कुछ भी बकवास कर लोगे। बाबू भाई, मैं जो भी कह रहा हूँ सबूत के आधार पर ही कह रहा हूँ। विक्रम की कॉल डिटेल में ऐसे उसने सबसे ज़्यादा आपकी बेटी से बात की है और उसने आपसे भी बात की है। पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी भी विक्रम को नहीं जानता, ना ही उसे कभी बात की है और ना ही कभी उससे मिला हूँ। आप चाहे तो मेरा नंबर चेक करवा सकते हैं। अपने दूसरे गुप्त नंबर से बात की है जो आपका नाम पर रजिस्टर है। कौन सा गुप्त नंबर? मेरे नाम पर दूसरा नंबर कोई रजिस्टर ही नहीं है। तो यह 99 सक्स नाइन है। आपका नंबर नहीं है? नहीं, यह मेरा नंबर नहीं है। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। यह नंबर आपका नाम पर रजिस्टर है, पर मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। शायद किसी ने मेरे डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके कार्ड लिया होगा। आप पता करवा लीजिए। वो तो मैं पता करवा लूँगा। बाबू भाई, ज़रा यह बताइए कि आपकी बेटी मुस्कान कहाँ है? लंदन पढ़ाई करने के लिए गई है? पढ़ाई करने के लिए गई है या आपने उन दोनों को कहीं भेज दिया है? अभय ऊंची आवाज़ में बात करते हुए कुर्सी पर से उठता है। आप पुलिस वाले बहुत ही जल्द शक कर लेते हैं। पहले आप शांति से बैठिए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपसे उसकी बात करवा देता हूँ। बाबू भाई मुस्कुराकर जवाब देते हैं। ज़रा बात कराइए। उससे अभय कुर्सी पर बैठते हुए कहता है। बाबू भाई अपनी बेटी को लंदन फ़ोन लगाते हैं और अभय से उसकी बात करवाते हैं। हेलो बेटी, मैं पापा बोल रहा हूँ। मेरे ऑफिस में इंस्पेक्टर अभय आए हुए हैं। वह तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। ऐसा कहकर बाबू भाई अभय को फ़ोन दे देते हैं। हेलो मिस मुस्कान। हेलो सर, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मुस्कान, मुझे यह बताओ कि विक्रम से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जी सर, वह मेरा दोस्त था। दोस्त था मतलब उससे मेरी दोस्ती थी, लेकिन उसकी बुरी आदतों की वजह से मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी थी। कितनी गहरी दोस्ती थी? गहरी मतलब क्या तुम अपने हर दोस्त से दिन में 2-3 घंटे बात करती हो? विक्रम की कॉल डिटेल से मुझे यह पता चला है कि तुम लोग दिन और रात में 3-4 घंटे तक बात किया करते थे। जी सर। वह क्या तुम्हारे पापा को तुम्हारी दोस्ती के बारे में पता था? नहीं सर, पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। तुम विक्रम से कैसे मिली थी सर? हमारा फ्रेंड ग्रुप है जो रात को मिलता था, बाइकर बॉय एंड गर्ल्स। हाँ सर, हम लोग रात को हाईवे पर अपने अपने बाइक से लेकर निकल जाते थे। लेकिन जब से एक हादसे में डॉक्टर अंकल के बेटे जय की डेथ हुई थी, तब से पापा ने मुझको बाहर निकलने से मना कर दिया था और बाद में लंदन पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। लंदन जाने के बाद क्या विक्रम से तुम्हारी बात हुई थी? नहीं कर, बल्कि उसकी तो पता ही नहीं है कि मैं लंदन में हूँ। मुस्कान, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी उस दोस्त विक्रम ने एक नहीं बल्कि 4-4 मर्डर किए हैं। आप यह क्या कह रहे हो सर? विक्रम ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, उसकी आदतें खराब थीं, लेकिन वह किसी का खून नहीं कर सकता है। मैं यह कभी सपने में अभी नहीं सोच सकती उसने यह सब किया है। अच्छा, विक्रम ने कभी तुमको मनी क्राइसिस के बारे में बताया था? हाँ, लेकिन पैसों के लिए वह किसी का खून नहीं कर सकता। अच्छा, तुम ज़रा संभल कर रहना और विक्रम तुमसे अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो मुझे बताना। मैं अपना कार्ड तुम्हारे पापा की ऑफिस पर छोड़कर जा रहा हूँ। बाय एंड टेक केयर। ओके बाय सर। अभय बाबू भाई को उसका मोबाइल देते हैं। बाबू भाई अभय की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं। इतना मत मुस्कुराइए बाबू भाई, क्योंकि जिस दिन मेरा हाथ विक्रम पर लग गया उसे दिन आप नहीं बचोगे। जाइए जाइए इंस्पेक्टर साहब, पहले आप सबूत लेकर आई, फिर हम बात करेंगे। अभय गुस्से में कुर्सी से उठता है। तभी कोल्ड ड्रिंक वाला कोल्ड ड्रिंक लेकर केबिन में दाखिल होता है। इंस्पेक्टर साहब, कोल्ड ड्रिंक तो पी के जाइए, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। बाबू भाई अभय की ओर देखकर हंसते हुए कहते हैं। ठंडा आप कीजिए बाबू भाई, क्योंकि जेल में आप यह पीने को तरस जाएंगे। ऐसा कहकर अभय अपनी कैप पहनकर बाबू भाई की केबिन से निकलता है। अभय जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तभी उसको बाबू भाई की ऑफिस से फ़ोन आता है कि बाबू भाई की अपनी ही केबिन में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अभय तुरंत ही पुलिस वालों, फॉरेंसिक वालों को लेकर बाबू भाई की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है। अभय सब इंस्पेक्टर रमन और जगदीश शर्मा बाबूराम की साइट पर पहुंचते हैं। वहां पर साइट में काम करने वालों की भीड़ जमा होती है। पुलिस कांस्टेबल सबको वहां से हटाते हैं। अभय और जगदीश शर्मा बाबूराम की केबिन के अंदर जाते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं तो बाबूराम मौत के नींद सो चुके थे। उनकी टेबल पर कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतल रखी थी, जिसमें से एक बोतल खाली थी। शर्मा जी अभय की ओर देखकर बोलते हैं। इसका भी हम्मम अब अपनी टोपी उतरते हुए बोलता है।
शर्मा जी, आपने बोतलों को लैब में लेकर जाइए। कातिल ने इसमें ज़रूर क्यूबसी 15 मिलाई होगी। विक्रम ने हाँ शायद अभय हाथ में ग्लोव्स पहनकर बाबूराम का मोबाइल एक थैली में डाल देता है और बाबूराम की बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन कहीं कोई घाव के निशान नज़र नहीं आते हैं। अब ऑफिस में रखे हुए कंप्यूटर से केबिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। जब कोल्ड ड्रिंक वाला केबिन में दाखिल हुआ था, उसने चेहरे पर मास्क लगाया था, सर पर कैप पहनी हुई थी, इसलिए उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन उसका हुलिया और हाइट बॉडी देखकर अभय को लग रहा था कि यह शायद विक्रम ही है। अब कांस्टेबल से कहकर कोल्ड ड्रिंक वाले की जांच करने के लिए कहता है। अभय शर्मा जी से कहता है कि शर्मा जी, इस विक्रम ने तो नाक में दम कर दिया है, एक के बाद एक मर्डर किए ही जा रहा है। लेकिन यहां पर सबको लगता है कि बाबूराव की हार्ट अटैक से मौत हुई है। हम तो मीडिया को भी यही बताएंगे, वरना पुलिस की और बदनामी होगी। वैसे भी पुलिस की काफ़ी बदनामी हो चुकी है। ठीक है, मैं अभी सबको यही बताऊंगा। शर्मा जी बोलते हैं, फॉरेंसिक वाले केबिन की अच्छी तरह जांच करते हैं। बाद में पुलिस बाबूराम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस वाले मीडिया वालों को यही बता देते हैं कि बाबूराम की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अभय पुलिस स्टेशन जाकर सबसे पहले बाबूराम का मोबाइल चेक करता है और उसमें देखता है कहीं विक्रम का फ़ोन नंबर इसमें सेव तो नहीं था, या बाबूराम ने कभी विक्रम से बात तो नहीं की। लेकिन बाबूराम के मोबाइल से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिनका ताल्लुक विक्रम से हो। तभी रमन और कांस्टेबल अभय की केबिन में दाखिल होते हैं। कांस्टेबल अभय से कहता है, सर मैं कोल्ड ड्रिंक वाले की दुकान पर जाकर पूछताछ की। उसने बोलते हुए बताया कि मेरा आदमी कोल्ड ड्रिंक्स लेकर निकला तो रास्ते में उसे एक कैप और मास्क पहने वाला आदमी मिला। उसने बताया कि वह बाबू भाई का आदमी है जो कोल्ड ड्रिंक लेने आया है और मेरे आदमी से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेकर निकल गया। ठीक है, तुम जाओ, अभय कुछ सोचते हुए बोलता है। कांस्टेबल केबिन से चला जाता है। रमन अभय से कहता है कि सर, यह विक्रम बड्डा ही शातिर है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। उसके पास जो नंबर था वह भी हिरेन के नाम से रजिस्टर है, जो उसका दोस्त था और जिसका उसने कत्ल किया था। अच्छा बात है, इसका मतलब तो यही निकलता है कि वह अपनी पहचान छुपाना चाहता है। उसने हिरेन के खोली से डॉक्यूमेंट चुराकर सिम लिया होगा और बाद में सबको फ़ोन करता होगा। लेकिन रमन, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि बाबूराम के नाम पर दूसरा नंबर रजिस्टर है, वह किसका है? वह तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। सर, रमन तुम एक कम करो, वह सिम कार्ड का IMEI नंबर निकलवाओ ताकि हमें उसके मोबाइल के मालिक का पता लग सके। तब तक मैं इस बाइकर गैंग में और कौन कौन से लोग हैं उसके बारे में पता करता हूँ। ठीक है सर। इतना कहकर रमन वहां से निकलता है। 2 दिन की छानबीन के बाद अभय और रमन केबिन में बैठकर बात करते हैं। रमन से पूछता है कि रमन, तुमने इस IMEI के बारे में क्या पता लगाया? सर, मैंने पता लगा लिया है। विक्रम जिसको फ़ोन करता था वह नंबर बाबू भाई के नाम पर रजिस्टर है, लेकिन बाबू भाई के मोबाइल में वह सिम कार्ड नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ रमन की किसी ने बाबू भाई के डॉक्यूमेंट लेकर वह सिम कार्ड खरीदा था। हाँ सर, कौन है वह आदमी? मनोहर तिवारी। कौन है यह मनोहर तिवारी? राकेश झुनझुनवाला का PA। क्या बात कर रहे हो रमन? अपने शहर के मशहूर वकील राकेश झुनझुनवाला साहब, अजीब बात है कि वह सिम कार्ड मनोहर तिवारी के मोबाइल में भी नहीं डाला था। तो फिर किसके मोबाइल में था यह सिम कार्ड? कॉल मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के मोबाइल में। क्या कह रहे हो रमन? तुमने पूरी तरह कंफर्म किया है ना? अभय आश्चर्यचकित होकर रमन से बोलता है। हाँ सर, मैंने पता लगाया था और सिम कार्ड को मनोहर तिवारी ने खरीदा था। लेकिन जब सिम कार्ड का IMEI नंबर निकाला तो मोबाइल के मालिक अपने वकील राकेश झुनझुनवाला है। सर, ये वकील साहब अभी तक एक भी केस नहीं हारे हैं। राइट, हाँ रमन, लेकिन वकील साहब से विक्रम से बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? शायद अपने बेटे ईशान की वजह से। मतलब सर, मैंने पता किया है कि वकील के बेटे ईशान का मिस्टर हरदीप चड्ढा की बेटी रोशनी के साथ अफेयर है। लेकिन मिस्टर चड्ढा की बेटी रोशनी की एंगेजमेंट तो मिस्टर रॉय के बेटे रेहान से हुई थी। हाँ सर, तब से इस वकील झुनझुनवाला को मिस्टर रॉय और मिस्टर चड्ढा से दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि वकील अपने बेटे की सगाई मिस्टर चड्ढा की बेटी से करना चाहते थे और मिस्टर चड्ढा अपनी बेटी की सगाई मिस्टर रॉय के बेटे से करना चाहते थे। काफ़ी कंफ्यूजन वाला मामला है यह रमन। मैंने पता लगाया था यह वकील का बेटा ईशान, मिस्टर चड्ढा की बेटी रोशनी भी इस बाइकर गैंग में शामिल थे। अब मैं समझा रमन, मुझे यह बाइकर गैंग कम लफडिडिये वाला गैंग ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें सब बड़े बाप की बिगड़ी औलाद यही शामिल है, सिवाय विक्रम के। रमन, इस विक्रम के बारे में कोई जानकारी मिली नहीं सर। यह विक्रम साला बहुत ही शातिर दिमाग का है, कहाँ से आकर मर्डर करके चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। नहीं रमन,
ये विक्रम शातिर होता तो कभी भी सीसीटीवी कैमरा में नहीं आता। इस विक्रम के पीछे भी किसी और का शातिर दिमाग है, शायद वकील साहब का। लेकिन सर, मिस्टर झुनझुनवाला डॉक्टर कोहली और बाबू राम का मर्डर क्यों करवाएंगे? उनसे तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। रमन, इन प्रश्नों का जवाब हमारे पास नहीं है, और जिसके पास इन प्रश्नों का जवाब है वह फरार है। सर, फरार है या और कोई दूसरे मर्डर की फिराक में है, पता नहीं रमन। हमें इस केस की थोड़ी और गहराई से छानबीन करनी पड़ेगी। लगता है कि वकील साहब से मिलना ही पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह अभय वकील झुनझुनवाला से मिलने उनके बंगले पर पहुंच जाता है। मिस्टर झुनझुनवाला अभय का स्वागत करते हैं और कहते हैं, आइए दामाद जी, आखिर हमसे मिलने का टाइम आपको मिल ही गया। आइए गार्डन में बैठकर चाय पीते हैं। दोनों गार्डन में बैठने चले जाते हैं। अभय की एंगेजमेंट वकील रोशन, झुनझुनवाला के छोटे भाई स्वर्गीय रमेश, झुनझुनवाला की बेटी प्रिया झुनझुनवाला से हुई थी। राकेश झुनझुनवाला प्रिया को अपनी बेटी की तरह मानते थे। सॉरी बड़े पापा, लेकिन आज एक दामाद अपने बड़े पापा से मिलने नहीं, बल्कि एक पुलिस वाला एक वकील से मिलने आया है। हाँ भाई हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि हमारे दामाद जी बड़े बड़े केस सॉल्व करने में लगे हुए हैं। कभी कभी हमसे भी मिलने आया करो। भाई जी ज़रूर आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल तो अभी एक केस के सिलसिले में आया हुआ हूँ जो मकड़ी के जाल की तरह उलझ गया है। अब आप ही इस केस को नई दिशा दिखा दे सकते हैं। भाई, कैसे को सॉल्व करना ही हम वकील और पुलिस वालों का काम है। बताइए आप कहाँ पर उलझ गए हो? आप पर? मुझ पर मतलब? ज़रा खुलकर बोलो। आप तो जानते ही हैं कि मिस्टर रॉय, मिस्टर चड्ढा और डॉक्टर कोहली का मर्डर हो चुका है, और बिल्डर बाबूराम का भी वकील अभय की ओर देखकर बोलते हैं, आपको कैसे पता चला? बाबूराम का मर्डर हुआ है। अभय चौंक कर कहता है, भाई ऐसे चौंको मत, हम भी वकील हैं। सभी केसों की जानकारी हमें रखनी पड़ती है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास सब खबरें आपके डिपार्टमेंट से ही आती हैं, तो आपको ये जानकारी भी होगी कि इस केस का मुख्य आरोपी विक्रम है और वह फरार है। नहीं, मुझे ये मालूम नहीं है कि आप विक्रम को जानते हैं। हाँ जानता हूँ, वह मेरे बेटे ईशान का दोस्त है, तो आपकी उससे बात होती थी। वह कभी कभी घर पर आता था, तभी बात होती थी। कैसी बातें होती थी नॉर्मली? हाय हेलो, कभी फ़ोन पर बात हुई थी? ज़रा अच्छी तरीके से याद कीजिए। कभी ना कभी तो बात हुई होगी। नहीं भाई, लेकिन तुम इतनी यकीन से क्यों कह रहे हो? क्योंकि मेरे पास इसके सबूत है कि आपने विक्रम से फ़ोन पर बात की, और वजह भी है। कैसे सबूत? कैसी वजह? जिस सिम कार्ड पर विक्रम ने आपसे बातचीत की थी वह नंबर बाबूराम के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन जिस फ़ोन में सिम कार्ड था उसे मोबाइल फ़ोन के मालिक आप हैं। नहीं, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि विक्रम से मेरी फ़ोन पर कभी भी बातचीत नहीं हुई। तुम चाहो तो मेरा फ़ोन देख सकते हो। यह लो मेरा फ़ोन। यह कहकर वकील झुनझुनवाला ने अपना फ़ोन निकालकर अभय को दिया। आपके पास दूसरा मोबाइल है? नहीं, मेरे पास दूसरा कोई मोबाइल नहीं है, और मैं विक्रम से बात क्यों करूंगा? आप वकील लोग दाब पेंच में बहुत माहिर होते हैं, कहीं से भी रास्ता निकाल लेते हैं। तुम ज़रा संभल और सभ्यता से बात करो। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो। मैं कोई मामूली चोर या बदमाश नहीं हूं जो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं जानता हूं कि आप कानून से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन इस कानून ने हमें अधिकार दिया है कि हम कहीं भी कभी भी छानबीन या पूछताछ कर सकते हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मैं विक्रम से फ़ोन पर बात की है? क्योंकि वह सिम कार्ड आपके पीए मनोहर तिवारी ने खरीदा था। क्या तुम यह क्या कह रहे हो? मेरे पास उसके सबूत है। आप प्लीज़ ज़रा मनोहर जी को बुला लीजिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह छुट्टी पर है, छुट्टी पर गया है या छुट्टी पर भेज दिया गया है। मतलब क्या कह रहे हो तुम? छोड़िए, यह सब कब तक आएंगे? वो ठीक होते ही वह आ जाएगा। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ, फिर आमने सामने बैठकर बात करेंगे। अब जाने से पहले मेरी एक बात गौर से सुनो। किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए। किसी को भी शक के बुनियाद पर मुजरिम साबित नहीं करना चाहिए। कि नसीहत के लिए शुक्रिया। अब मैं पुख्ता सबूत लेकर ही आऊँगा। दामाद जी कुछ चाय कॉफ़ी पीकर जाइए, दूसरी बार आऊँगा तब पीकर जाऊँगा। यह कहकर अपनी कैप पहनकर वहाँ से निकलता है, और वकील साहब चाय पीने में बिजी हो जाते हैं। अभय जैसे ही वकील झुनझुनवाला के बंगले से निकलता है, बंगले के गेट के पास उसके पैरों में कुछ चुभता है। अभय पैरों के नीचे से उस चीज़ को उठाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह क्यूब सी 15 की बोतल का ढक्कन था। अभय दौड़कर बंगले के अंदर जाता है। यहाँ पर वकील साहब चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। अब चिल्लाकर बोलता है, बड़े पापा। वकील साहब मुड़कर अभय की ओर देखते हैं। अपनी चाय टेबल पर रख दीजिए। बड़े पापा, क्यों, क्या हुआ भाई? ऐसा कहकर वकील साहब चाय का कप टेबल पर रखते हैं
और खुद कुर्सी से उठते हैं। तभी अचानक वह गिर पड़ते हैं। हमें दौड़कर उनके पास जाता है और उनको संभालता है। बड़े पापा, क्या हुआ? वकील साहब की सांसें तेज हो जाती हैं। वह कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। अभय तुरंत ही अस्पताल में फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगवाता है। बंगले के नौकर चाकर भी वहां पर आ जाते हैं। सब लोग मिलकर वकील साहब को कुर्सी पर बिठाते हैं। अभय सबको सूचित करता है, कोई भी चाय या दूध को हाथ नहीं लगाएगा, उसमें जहर मिला हुआ है। अभय नौकर से पूछता है, ईशान कहाँ पर है? नौकर कहता है, किशन बाबा तो अपने कमरे में सो रहे हैं। अभय कहता है कि तुरंत उसे बुला कर लाओ। नौकर ईशान को बुलाने जाता है। एम्बुलेंस बंगले में दाखिल होती है। एम्बुलेंस कर्मचारी वकील साहब की सारवार शुरू कर देते हैं। तब तक ईशान दौड़कर वहां पर आता है और घबराकर सबसे पूछता है, क्या हुआ पापा को? अभय उससे कहता है कि वकील साहब को किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की है। तभी एम्बुलेंस के कर्मचारी अभय को कहते हैं कि इनको तुरंत ही अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। अभय ईशान से कहता है कि तुम बड़े पापा को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं अपनी जीप में वहां पर आता हूँ। ईशान वकील साहब को लेकर एम्बुलेंस में और अभय अपनी जीप में अस्पताल के लिए निकलते हैं। अभय रास्ते में प्रिया को भी फोन करके सब कुछ बताकर अस्पताल पहुंचने के लिए कहता है। अभय अस्पताल पर पहुंचता है। वकील साहब को आईसीयू में एडमिट कराया जाता है। आईसीयू के बाहर अजय ईशान दोनों चक्कर लगा रहे थे। तब तक प्रिया भी वहां पर पहुंच जाती है। वह अभय और ईशान से वकील साहब के हालचाल पूछती है। बड़े पापा की हालत कैसी है? ईशान बड़े गमगीन चेहरे से रोते रोते प्रिया से कहता है कि डॉक्टर ने कहा है बहुत सीरियस है। प्रिया की आंखों से भी आंसू छलकने लगते हैं। अभय उन दोनों को हिम्मत देकर कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ईशान को संभालता है, कुर्सी पर बैठता है और कहता है कि देखो ईशान, मैं जानता हूं कि यह बात करने का सही वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाइकर गैंग के बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम लोग रात को हाईवे पर जाकर स्टंट करते थे। तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारा दोस्त विक्रम कहां पर मिलेगा? ईशान अपनी आंखें पोंछते हुए बोलता है कि पता नहीं, मैं भी कई दिनों से उसे नहीं मिला हूं। जिस दिन से डॉक्टर अंकल के बेटे की रोड एक्सीडेंट पर मौत हो गई थी, तब से हम लोगों ने स्टैंड करना और रात को मिलना बंद कर दिया था। तुम विक्रम से कैसे मिले? डॉक्टर अंकल का बेटा उसका खास दोस्त था, वह उसके साथ ही रात को आता था। बाद में वह हमसे काफ़ी घुल मिल गया और हमारा दोस्त बन गया था। तुम उसके बारे में और क्या क्या जानते हो? उसने अपने माता पिता, गांव, परिवार के बारे में कुछ बताया था? नहीं, हम सब के बीच खास करके बाइक स्टंट के बारे में ही बातचीत होती थी। उसके परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ईशान, तुम जानते नहीं हो कि वह कितना खतरनाक आदमी है। उसने 5 मर्डर किए हैं और तुम्हारे पिताजी को भी शायद उसी ने मारने की कोशिश की है। लेकिन वह क्यों किसी को मारने की कोशिश करेगा? वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। पैसों का लालच अच्छे अच्छों को बदल कर रख देता है। खैर, तुम मुझे यह बताओ कि क्या विक्रम और बाबूराम की बेटी मुस्कान एक दूसरे से प्यार करते थे? हाँ, शायद करते थे, लेकिन विक्रम किसी का खून क्यों करेगा? यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। वह तो विक्रम को ही पता होगा। तुम मुझे यह बताओ कि बड़े पापा के पीए मनोहर तिवारी कैसा आदमी है? वह तो बड़े सीधे साधे आदमी है, अपने काम से काम रखते हैं। पिताजी उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ईशान, अक्सर हम जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं वही हमारी आंखें खोल देते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे मनोहर काका भी इन सब में कहीं ना कहीं शामिल है। हो ही नहीं सकता, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वह पापा के खिलाफ कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते हैं। ठीक है ईशान, लेकिन विक्रम के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि उसने तुम्हारे मनोहर काका से बात भी की है। मुझे उनसे मिलना ही होगा। आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, इसलिए बस शायद घर पर आराम कर रहे होंगे। ईशान, तुम मुझे उनके घर का पता बताओ, वह वहां जाकर उनसे बात करता हूँ। पता तो चले आखिर वह किस सिलसिले में विक्रम से बात किया करते थे। तब तक तुम बड़े पापा का ख्याल रखना। ईशान अभय को मनोहर तिवारी के घर का पता देता है। अभय मनोहर तिवारी से मिलने और पूछताछ करने के लिए अस्पताल से निकलता है। अब मनोहर तिवारी के घर पहुंचता है और उसके घर की डोर बेल बजाता है। मनोहर तिवारी की बेटी पूजा दरवाज़ा खोलता है। अब उससे पूछता है, क्या मिस्टर मनोहर तिवारी का घर यही है? हाँ, लेकिन आप कौन हो? पूजा अभी से पूछती है। मैं इंस्पेक्टर अभय, उनसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। कहाँ है वो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं उनकी तबीयत का ख्याल रखकर ही पूछताछ करूंगा। तुम फिक्र मत करो। पूजा अभय कुमार तिवारी के कमरे में लेकर जाती है। मनोहर तिवारी अपने बेड पर लेटा हुआ था। अभय और पूजा को देखकर वह अपने बेड से उठने की कोशिश करता है। अभय उनको देखकर कहता है, नहीं नहीं, आप उठने की कोशिश मत कीजिए,
लेटे रहिए। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूं। पर आप कौन? मनोहर तिवारी अभय से पूछता है और बाद में पूजा की ओर देखता है। पूजा उनसे कहती है, पापा या इंस्पेक्टर अभय हैं, ये आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। कैसी पूछताछ मनोहर? तिवारी अभय की ओर देखकर बोलता है। अभय पूजा की ओर देखकर बोलता है, क्या हम अकेले में बातचीत कर सकते हैं? पूजा उस कमरे से निकल जाती है। अभय मनोहर तिवारी की ओर देखकर बोलता है कि देखिए तिवारी जी, मैं गोल घुमाकर बात करने में यकीन नहीं करता हूं, इसलिए सीधा साधा और स्पष्ट सवाल आपसे पूछता हूं कि आप विक्रम के बारे में क्या जानते हैं? विक्रम कौन? विक्रम ईशान बाबा का दोस्त। हाँ, वही विक्रम। विक्रम के बारे में मैं क्या बता सकता हूं? क्यों आप उससे फोन पर बात नहीं करते थे? अभय के सवाल से मनोहर तिवारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह अब ऐसे नजर चुराकर कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? आपने बाबू राम जी के डॉक्यूमेंट लेकर एक सिम कार्ड खरीदा था, बाद में अपने विक्रम से बात की। क्यों? इस सवाल से मनोहर जी के पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं। तिवारी जी, अभी मैंने पूछा, शुरू भी नहीं की और आपके पसीने निकलने लगे। बताइए विक्रम से आप ऐसी क्या बात करते थे जिसके लिए आपको बाबू राम जी के नाम से सिम कार्ड लेना पड़ा? दरअसल सर, मुझे वकील साहब ने ऐसा करने के लिए बोला था। मनोहर तिवारी घबरा कर कहते हैं। बड़े पापा ने वह आपसे विक्रम से बात करने को क्यों कहेंगे? मैं सच बोल रहा हूं सर। वकील साहब ने ही मुझे डुप्लीकेट सिम कार्ड लेने को कहा था और एक मोबाइल भी लेकर दिया था। मैंने वकील साहब के क्लाइंट बाबू राम जी के डॉक्यूमेंट लेकर वो सिम कार्ड खरीदा था। वकील साहब ऐसा क्यों करेंगे भला? अपने ईशान बाबा की वजह से? क्या मतलब? दरअसल सर, ईशान बाबा को मिस्टर हरदीप चड्ढा की बेटी से प्यार हो गया था, इसलिए वकील साहब उन दोनों की शादी कराना चाहते थे। लेकिन हरदीप चड्ढा अपनी बेटी की शादी कहीं और कराना चाहते थे, इसलिए वकील साहब हरदीप चड्ढा के घर पर नजर रखना चाहते थे, जिसके लिए उसने ईशान बाबा के दोस्त विक्रम को तैयार किया। इसीलिए तुम विक्रम से फोन पर बात करते थे और हरदीप चड्ढा के घर की जानकारी लेते थे। हाँ सर, लेकिन दूसरे मोबाइल और डुप्लीकेट सिम से क्यों करते थे? ताकि किसी को तुम पर शक ना हो, इसलिए। हाँ सर, और जब वकील साहब की एक भी चाल कामयाब नहीं हुई तब तुमने और वकील साहब ने मिलकर विक्रम को मिस्टर हरदीप चड्ढा की सुपारी दे दी। अरे आप क्या कह रहे हैं? हमने विक्रम को किसी को मारने की सुपारी नहीं दी है। तो फिर विक्रम ने मिस्टर चड्ढा का मर्डर क्यों किया? हमें नहीं पता सर, विक्रम ने ऐसा क्यों किया। हम तो सिर्फ चड्ढा के घर की जानकारी हासिल करना चाहते थे। हमको ऐसा कोई अंदाजा भी नहीं था कि विक्रम ऐसा कुछ करेगा, वरना वकील साहब कभी भी विक्रम से बात नहीं करते। बात नहीं करते तो अच्छा ही होता। अभय एक गहरी सांस लेकर बोलता है, सर आपका मतलब क्या है? उसे विक्रम की वजह से आज वकील साहब आईसीयू में है। अभय की बात सुनकर मनोहर तिवारी चौंक जाते हैं और अपने बेड से उठने की कोशिश करते हैं। तभी अभय उनका बेड से उठने से मना करते हैं और कहते हैं कि वकील साहब अभी ठीक है, हम सब उनका ख्याल रख रहे हैं। मुझे अपने वकील साहब से मिलना है। आप जब ठीक हो जाएंगे तब मैं आपको उनसे मिलने के लिए ले जाऊंगा। अभी आप अपना ख्याल रखिए। ऐसा कहकर अभय मनोहर तिवारी के घर से हॉस्पिटल के लिए निकलता है। अभय हॉस्पिटल पर जाकर आईसीयू की ओर बढ़ता है। वहां ईशान और प्रिया एक दूसरे को गले लगाकर जोर जोर से रो रहे होते हैं। अभय दौड़कर उन दोनों के पास जाता है और दोनों से पूछता है, क्या हुआ? तब प्रिया अभय को रोते रोते रहती है, बड़े पापा को दुनिया में नहीं रहे, क्या क्या कह रहे हो? ऐसा कहकर अभय अपना सर पकड़कर वहां बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अभय स्वस्थ होकर ईशान प्रिया को संभालता है। अपने डॉक्टर से बातचीत करके वकील साहब की लाश को फॉरेंसिक लैब में पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और अभय खुद फॉरेंसिक लैब के लिए निकलता है। वहां पर जाकर वह डॉक्टर शर्मा से कहता है कि शर्मा जी, इस बार विक्रम ने हद कर दी है, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। शर्मा जी अभय को शांत करते हुए कहते हैं कि अभय, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूं, लेकिन अभी सीरियल किलर को पकड़ने के लिए हमें जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। उसके पास एक ही हथियार है जो वो सब पर आजमाता है, क्यूबसी 15। तुमने मुझे बताया था उसने क्यूबसी 15 की 10 बोतल चुराई थी और वह 6 लोगों पर उसका इस्तेमाल कर चुका है। मिस्टर राय, मिस्टर चड्ढा और बाबूराम बिल्डर के यहाँ से हमें जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मिली थी, उसमें से हमें 3 बोतल में क्यूबसी 15 मिली थी। इसका मतलब वह क्यूबसी 15 की 9 बोतलों का इस्तेमाल कर चुका है। अब उसके पास सिर्फ 1 बोतल बची हुई है। अब वह किस पर इस्तेमाल करेगा, उसे हमें ढूंढना है। एक बार विक्रम मेरे हाथों चढ़ गया, इसके बाद वह कुछ भी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेगा। उसका तो मैं वो हाल करूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। अभय गुस्से में आकर बोलता है, टू बी कंटिन्यू।
अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।